वेलकम फ्रेंड्स, मैं निखर कुमार फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से जैक के डीएलएड के सिलेबस के सेकेंड यूनिट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने देखा मानव व्यवहार के सिद्धांत, मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व और मानव व्यवहार के अध्ययन की प्रमुख विधियां। प्रमुख विधियों में अभी तक हम लोग अवलोकन विधि को देख चुके हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं साक्षात्कार विधि को। देखिए, साक्षात्कार आपने कई बार देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, आपने खुद दिया भी होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही साक्षात्कार होता है, लेकिन यहाँ उद्देश्य थोड़ा अलग होता है। बाल व्यवहार या मानव व्यवहार को ध्यान में रखकर इस साक्षात्कार को आयोजित किया जाता है। बिल्कुल फॉर्मल साक्षात्कार की तरह ही इसके दो पक्ष होते हैं, एक प्रश्न पूछने वाला और दूसरा उत्तर देने वाला। यहाँ पर अध्ययन करने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछता है और आपका जो प्रयोज्य या विषय या सब्जेक्ट जो होता है वो आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। उसके द्वारा जो कुछ भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं उससे एक निष्कर्ष निकालते हैं आप, और यही पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए, साक्षात्कार विधि कई रूपों में प्रभावशाली विधि है और आप इसके मौलिक चीजों से वाकिफ भी हैं, परिचित हैं। तो मूल रूप से साक्षात्कार विधि में न्यूनतम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है, एक अध्ययन करने वाला और दूसरा उत्तर देने वाला, यानी साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता। तो साक्षात्कारकर्ता जब भी प्रश्न पूछता है, साक्षात्कारदाता को उसका उत्तर अपने जानकारी और अपने शब्दों में देना होता है। इसके कई रूप मौजूद हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, संरचित, असंरचित, तमाम आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो न्यूनतम मैंने कहा कि दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, लेकिन कई बार देखा गया है कि कई लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक ही व्यक्ति कई लोगों का एक साथ इंटरव्यू ले रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अध्ययन की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर। फॉर्मल इंटरव्यू एक फॉर्मल जगह पर एक फॉर्मल तरीके से आयोजित किया जाता है, और कई बार सर्वे मेथड के लिए जो हम लोग इंटरव्यू वगैरह यूज करते हैं वो एक इनफॉर्मल वे में भी होता है। कहीं राह चलते किसी भी व्यक्ति से आप दो चार सवाल पूछ लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि उस जगह पे रहने वाले लोगों का सोच या उस जगह पर उपस्थित व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है किसी विशेष मुद्दे के प्रति, वो किस प्रकार की है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कह सकते हैं आप औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार है। अब दूसरा एक प्रमुख वर्ग है इसका संरचित और असंरचित। ये वास्तव में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी प्रकृति के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है। संरचित यानी फ्रेम्ड और असंरचित यानी अनफ्रेम्ड। तो संरचित में क्या होता है, पहले से ही प्रश्न को तैयार कर लिया जाता है कि इतने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और उस पर इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति अपना जो प्रतिक्रिया देगा, अपना जो आंसर देगा, उससे निष्कर्ष निकाले जाएंगे। दूसरी विधि असंरचित अनफ्रेम्ड वाली है। अनफ्रेम्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम्ड नहीं होते हैं। वहां पर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो लगातार प्रश्न पूछता जाता है और उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर वो अपने प्रश्न में बदलाव करता है या किसी मुद्दे विशेष के तह में जाने का प्रयास करता है, यानी गहराई में जाने का प्रयास करता है। ये असंरचित यानी अनफ्रेम्ड इंटरव्यू का एग्जाम्पल है, यानी प्रश्न पहले से इसमें निर्धारित नहीं होते हैं और प्रयोज्य को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछने के लिए अध्ययनकर्ता जो है वो स्वतंत्र रहता है। तो अब देखते हैं कि इंटरव्यू मेथड की विशेषताएं क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। तो इसमें पहला लाभ जो आप लिख सकते हैं वो है कि कम समय में सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड की तरह इसमें काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व करने की आवश्यकता नहीं होती। आप चंद प्रश्न पूछते हैं और उसके आधार पर आपको अपेक्षित चीजों की जानकारी हो जाती है, तो कम समय में। दूसरा है अपेक्षित यानी डिजायर्ड,
डिजायर्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त होना, अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त होना, टू गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशंस। तो इन सूचनाओं को आप इंटरव्यू मेथड के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, डायरेक्टली आप पूछ लेते हैं। इसके साथ साथ प्रश्न में दोहराव इसकी एक प्रमुख विशेषता है, इसका एक प्रमुख गुण है। जैसे अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर अचानक से दिया गया या इस बारे में कुछ सत्यता है, यानी जो उत्तर दिया जा रहा है ये पहले से उस व्यक्ति के दिमाग में मौजूद है या अचानक से यहाँ इसका निर्माण किया गया है, तो आप क्रॉस चेक करने के लिए प्रश्नों का दोहराव करते हैं या अलग तरीके से क्वेश्चंस को बार बार पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू मेथड में आप और ज्यादा डेप्थ में जाते रहते हैं, इसकी सुविधा आपके पास मौजूद होती है, तो अत्यधिक गहन जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य में भी ये काफी कारगर विधि है। इसके साथ साथ परिस्थितियों पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण विधि है। परिस्थितियों पर नियंत्रण का मतलब होता है ऐसे सिचुएशंस क्वेश्चंस के माध्यम से आप क्रिएट कर देते हैं कि इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति अपने स्वाभाविक व्यवहार को आपके सामने में प्रकट कर देता है। इसके साथ साथ इसमें अध्ययनकर्ता के आश्वस्त होने की सुविधा भी होती है, चूंकि आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, आपका सिचुएशंस के ऊपर में पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, नियंत्रण है, आप अपने हिसाब से प्रश्न को लगातार पूछते चले जा रहे हैं, तो एक संतुष्टि का भाव आपके मन में आ सकता है कि आपने जो कुछ भी पता लगाया है वो सही है, वो सटीक जानकारी है। और इसमें एक सबसे बड़ी जो खासियत है इसकी वो ये है कि अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण यहाँ पर हावी नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से प्रश्न पूछता जाएगा, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से प्रश्न की गहराई में जाता चला जाएगा, लेकिन उसके भाव भंगिमाओं को पकड़ा जा सकता है। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति गुस्सा हो रहा है या असंतोष जता रहा है या और क्यूरियस हो रहा है आपके आंसर के प्रति, ये सब कुछ उसके भाव भंगिमा से पता लगाया जा सकता है। तो ये इंटरव्यू मेथड की सबसे बड़ी विशेषता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू मेथड में सिर्फ और सिर्फ गुण ही मौजूद हैं, इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर जो निर्णय लिया गया उसको वैध कैसे माना जाए। देखिए, जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है वो अपना रिस्पांस शब्दों के रूप में यानी शाब्दिक अनुक्रिया के रूप में देता है, अपना उत्तर शब्दों के रूप में देता है। तो वो जो शाब्दिक अनुक्रिया कर रहा है उसको वैध किस आधार पर माना जाए, इस बात पर फिर भी संदेह बना रहता है, क्योंकि कई लोग इस चीज में दक्ष होते हैं या बार बार एक ही फैक्ट के रिपीटेशन करने की वजह से कितनी भी बार पूछा जाए वही आंसर वो बार बार देते हैं। लेकिन पाया गया है कि वही व्यक्ति अपना एक अलग व्यवहार भी समाज के प्रति रखते हैं, तो वो वास्तविक चीज निकल करके सामने नहीं आ पाती है। इसके साथ साथ है कि पूर्वाग्रह जैसी धारणाएं इसके परिणाम को प्रभावित कर देती हैं। जैसे अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति किसी खास तरह के दृष्टिकोण से प्रभावित है तो अपने उसी दृष्टिकोण के हिसाब से उस प्रश्न के उत्तर को वो सुनना चाहेगा या उस सूचना को ग्रहण करना चाहेगा। अन्य तमाम तरह की सूचनाएं जो काफी उपयोगी हो सकती हैं वो अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत दोष के वजह से कहीं न कहीं छूट जाती हैं। इसके साथ है कि सूचनाओं का अलग अलग अर्थ निकालना। एक इंटरव्यू जहां पे लिया जा रहा है, अगर बहुत सारे लोगों को वहां बैठा दें और हर व्यक्ति का नजरिया जानने का प्रयास करें तो हर व्यक्ति अपनी अपनी मानसिक योग्यताओं और अपनी धारणाओं के आधार पर दिए गए उत्तर में से अपने अपने अर्थ निकालता है, उसकी मीनिंग्स को सेट करता है अपने माइंड में। तो ये एक सबसे बड़ी विसंगति या इसकी सबसे बड़ी सीमा है। इसके साथ साथ प्रयोज्य की अनुक्रियाओं पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाना। कई बार टेलीविजन वगैरह में जो इंटरव्यू होता है आप देखेंगे कि वहां जो आंसर्स दिए जा रहे हैं उसको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके साथ साथ अलग अलग जो इंटरव्यू लिए जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में परिणाम बार बार समान रूप से सामने आए, यानी उसकी विश्वसनीयता और वैधता
कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू अलग अलग व्यक्ति अगर ले रहे हों और उनके प्रश्न में चूंकि समानता है, उसके बावजूद भी देखा गया है कि जो उत्तर प्राप्त हुए उसमें पर्याप्त रूप से विभिन्नता पाई गई। तो ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू मेथड की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंटरव्यू मेथड की जो विधि है, इसके जो गुण हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, इसके बारे में आप अवेयर हो चुके होंगे, एक धारणा आपके अंदर विकसित हुई होगी। तो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आप इसको लिखकर अपने पास रखेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री मेथड के ऊपर में, यानी जीवन इतिहास विधि के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।